नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। आपला महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर अंधेरी साकीनाका स्थित होटल पेनिनसुला में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम खान ने उत्तर भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर लोक गीतों का रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उत्तर भारतीयों की पसंद को ध्यान में रखते हुए रात्रि भोजन में बाटी चोखा की व्यवस्था की गई थी। जोरदार तालियों से हम आदरणीय मदन सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के हमारे नगर सेवक हैं। जोरदार तालियों से हम आदरणीय मदन। वहीं महाराष्ट्र के मालेगांव में शुरू हुए पतंग महोत्सव के दौरान नायलॉन के मांझे से एक युवक का गला और हाथ कट गया। युवक ने जैसे ही नायलॉन के डोरी से पतंग उड़ाने की कोशिश की, वैसे उसका हाथ कट गया और खून बहने लगा। वहीं डोर जाकर युवक के गले में भी फंस गई। घायल व्यक्ति को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बताया कि मुंबई पुलिस ने किशोरी पेंडेकर परिवार और कीस कॉरपोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ निर्मल नगर बांद्रा पुलिस स्टेशन में गोमाता जनता SRA वर्ली मुंबई में धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। गोमाता जनता उद्धव ठाकरे शिवसेना गटाच्या नेत्या किशोरीताई पेडणेकरता विरोधात झोपडपट्टी प्राधिकरण एसआरईत तक्रारीप्रमाणे मुंबई पोलिसांनी FIR गुन्हा दाखल केला। गेले वर्षभर आम्ही पाठपुरावा करत होतो। वरळी गोमाता जनता SRA मधील गाळे ढापणे, स्वतःचा कंपनीचा अनधिकृत कार्यालय उघडणं, फोर्जरी फ्रॉड करणे गुन्हा दाखल झाला। मुंबई में रविवार के दिन दिव्यांग और सीनियर सिटीजन मैराथन का आयोजन हुआ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिव्यांग टाटा मैराथन को हरी झंडी दिखाई। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टाटा मुंबई मैराथन सीनियर सिटीजन रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। बता दें कि टाटा मुंबई मैराथन मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से शुरू हुई। कोरोना महामारी की वजह से 2021 और 2022 में मुंबई मैराथन का आयोजन नहीं हो सका। इसी वजह से इस बार मैराथन को लेकर लोगों में अधिक उत्साह है और 55,000 से ज्यादा लोगों ने इस बार मुंबई मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन के जन्मदिन के अवसर पर मलाड में बैनरबाजी हुई। मुंबई के मलाड में कबड्डी टूर्नामेंट में नजर आया छोटा राजन का बैनर। मलाड के कुरार गांव इलाके के तानाजी नगर में बैनरबाजी हुई, लेकिन पुलिस को सूचना मिलते ही बैनर को हटा दिया गया। ये बैनर CR सामाजिक संगठन महाराष्ट्र राज्य द्वारा लगाया गया था। इस संबंध में कुरार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर RPF के जवान की सतर्कता से एक यात्री की जान बची है। चलती एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला यात्री। इस कोशिश के दौरान महिला का संतुलन बिगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद जवान ने उन्हें गैप में जाने से बचाते हुए बाहर खींचा। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर आज की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। 7 जनवरी 2023 को अखिल भारतीय क्षत्रिय शक्ति संगठन द्वारा समस्त क्षत्रियों को एक एजेंडे पर कार्य करने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां पर मीटिंग अखिल भारतीय क्षत्रिय शक्ति संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में संगठन और मीडिया प्रभारी रणवीर कुमार सिंह के आवास पर संपन्न हुई। इस मीटिंग में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ
प्रयागराज के जिलाध्यक्ष सुरेश प्रताप सिंह, महामंत्री अजय सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष और अखिल भारतीय क्षत्रिय शक्ति संगठन के सदस्य समेत कई लोग मौजूद रहे। इन लोगों के अंदर क्षत्रियों को एक करने का जो जज्बा मैंने देखा, तो मैं इनसे तुरंत ही जुड़ गया कि आप जहां कहेंगे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और मैं आज भी वादा करता हूं कि आपको जहां भी मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके पीछे खड़ा दिखूंगा। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, आज अभी संगठन का कोई प्रारूप नहीं बन पाया है, फिर भी इन्होंने लगभग 5000 क्षत्रियों को व्हाट्सएप के जरिए मिल के जैसे भी हो इन्होंने जोड़ा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह का काम कर जब हम लोग सभी करने का विचार अपना बना लेंगे, तब क्षत्रिय एकता कोई रोक नहीं पाएगा। हर वर्ग से क्षत्रिय समाज सबसे ऊपर फिर हो जाएगा। तमाम संगठन इलाहाबाद में कई संगठन चल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य उनका यही है कि हम क्षत्रियों के उत्थान में काम करें, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनका सहयोग, चाहे उनको स्वास्थ्य और उससे संबंधित शिक्षा से संबंधित कोई सेवा और समाज में नहीं मिल पा रही है, जागरूकता कम है, समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जैसे हम लोग थोड़े बहुत 10-15 लोग इकट्ठे होते हैं, वो यहाँ से एक संदेश लेकर के जाएं कि आसपास अपने जितने लोग हों, चाहे वो कहीं सर्विस में हों, खेतीबाड़ी कर रहे हों, किसी व्यापार कर रहे हों। वहीं मजदूरों से भरा टेम्पो महाबलेश्वर तालुका के मुगदेव गांव के पास खाई में गिर गया। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस दुर्घटना में कुल 40 मजदूरों को भी छोटी मोटी चोटें आई हुई हैं। बुल्ढाना और अकोला क्षेत्र से काम कर रहे लोगों को ले जा रहा था ये टेम्पो। महाबलेश्वर तालुका के मुगदेव गांव के पास खड़ी ढलान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि टेम्पो में 40 लोग सवार थे और घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। 2 गंभीर रूप से घायल बच्चे होंगे जिन्हें सतारा भेजा गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी भरे फोन कॉल करने वालों को लेकर नागपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गडकरी को कॉल करने वाला कुख्यात गैंगस्टर जयेश कांथा है। वो फिलहाल कर्नाटक के बेलगाव जेल में बंद है। इस घटना ने जेल प्रशासन पर सवाल उठा दिया है। पुलिस का कहना है कि उसने जेल के अंदर से ही गडकरी को धमकी भरे कॉल किए। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कुख्यात जयेश कांथा ने जेल के अंदर से कॉल किया था। मामले की छानबीन के लिए नागपुर पुलिस बेलगावी के लिए रवाना हो चुकी है। सायबरची टीम आणि इतर टीम सुद्धा आमच्या वर्किंग चालू आहे। लवकरच कोण आहे कुठला आहे याच्याबद्दल माहिती मिळेल। ते आणखी डिटेल नाही आहेत आपल्याकडे। ज्यावेळेस आपण पूर्ण डिटेल होऊ त्यावेळेस आपल्याला आमचे वरिष्ठ सांगतील। त्याबद्दल आणखी चालू आहे माहिती घेणं, काय प्रकार आहे आणि कोणता कशा पद्धतीने आहे आणि ते लवकरच आम्ही सांगू। जोपर्यंत डिटेल मिळत नाही तोपर्यंत आपल्याला सांगता येणार। बताइए क्या मामला था, कितने बजे फोन आया था? सुबह 11:25 और 11:32 और 12:32 को 3 कॉल आए थे। उसमें जो है वो डिटेल हम निकल रहा है। उसके CDR और अदर एनालिसिस हमारे क्राइम बेंच उसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्या धमकी दिया था सर, क्या धमकी वो अभी तक डिटेल नहीं बोल रहे हैं। जो आ गए गांधी गोडसे एक युद्ध नाम की फिल्म पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ शिंदे गुट शिवसेना के प्रवक्ता और नेता कृष्णा हेगड़े ने बयान जारी कर फिल्म का समर्थन किया है। मैंने सुना है कि कांग्रेस पार्टी गांधी गोडसे एक युद्ध का विरोध कर रही है। इसके पहले उन्होंने ताशकंद फाइल्स और कश्मीर फाइल्स का भी विरोध किया, लेकिन आपने देखा है कि पूरे देश, हिंदुस्तान और दुनिया ने ये दोनों फिल्म्स को सराहा है। बहुत सारे अवार्ड्स ये दोनों फिल्म को मिले हैं। अब कांग्रेस पार्टी गांधी गोडसे एक युद्ध को भी विरोध कर रही है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म काल्पनिक है, फिक्शनल एक स्टोरी है, जहाँ पर
गांधी जी को मारने के बाद गांधी जी बचते हैं, लेकिन गोडसे को वो फिर से जेल में मिलने जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि राजकुमार संतोषी जी ने बहुत अच्छे फिल्म बनाए, शहीद भगत सिंह बनाया, तो पिक्चर देख। अगली खबर अमरावती से है, जहां एएनसी विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा को लेकर चंद्रशेखर बावनकुले ने बयान दिया है और कहा है कि दोनों का विचार हिंदुत्व है। नवनीत राणा और रवि राणा को बीजेपी पार्टी में शामिल होना चाहिए और कमल पर लड़ना चाहिए, उन्हें अलग चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने जवाब दिया कि उन्हें बीजेपी में आना चाहिए और बीजेपी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। मी सांगितलं तुम्हाला, वारंवार सांगतोय, मागच्या दहीहंडीतही सांगितलं, आत्ताही सांगितलं, खुल्या मनाने त्यांना आता भाजपनं समर्थन दिलं पक्षाचं। आमचा प्रयत्न असेल, आम्ही शेवटी आमचा पक्ष वाढवण्याकरता प्रयत्न करतो की उद्या नवनीत राणाजी असतील, रवी राणाजी असतील, यांनी कमळावर लढावं, राष्ट्रीय पक्षामध्ये यावं, ते राष्ट्रीय पक्षामध्ये काम करण्याचे योग्य आहे। त्यांनी हनुमान चालीसा आणि त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर हिंदू संस्कृतीचं जतन करण्याचं काम केलं आहे। हिंदुत्वाबद्दल त्यांचे विचार परखड आहे आणि त्यामुळं समविचारी पक्षाच्या लोकांनी वेगळं न लढता नवनीत राणा आणि रवी राणांनी भारतीय जनता पक्ष स्वीकारावा पुढच्या काळामध्ये। त्यांनी बीजेपी नेत्री चित्रा किशोर वाघ के शिकायत के बाद अभिनेत्री उर्फी जावेद को मुंबई के अंबोली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जहां पर अभिनेत्री उर्फी जावेद अंबोली पुलिस पहुंची। महाराष्ट्र के नासिक जिले में शुक्रवार को सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में शिरडी जा रहे 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। नासिक पुलिस के मुताबिक यह हादसा नासिक शिरडी राजमार्ग के पथारे के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट लग्जरी बस साईं बाबा के भक्तों को ले जा रही थी, तभी वो एक ट्रक से टकरा गई। वहीं नासिक के भद्रकाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 घरों में चोरी के संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनके पास से 55,500 रुपए मूल्य का सामान भी जब्त किया है। शिकायतकर्ता के घर से एक चांदी की मूर्ति और पूजा के पीतल के सामान चोरी हो गए। इस संबंध में भद्रकाली थाने में मामला दर्ज किया गया था। भद्रकाली पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने संदिग्ध आरोपी को उसकी मदद करने वाले के साथ गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र नामदेव माळी राहणार काजीगडी यांच्या घरी 11 तारखेला घरफोडी झाली ती। त्या घरफोडीच्या अनुषंगाने गुन्हे शोध पथकाचे आमचे अधिकारी खांडवी आणि त्यांच्या पथकातील सागर निकुंब आणि हासे यांनी तपासास सुरुवात केली। तपासादरम्यान सागर निकुंब आणि हासे यांना गुन्हेगारांबद्दल माहिती मिळाली। त्यांच्या माहितीच्या गोपनीय अनुषंगाने इरफान उर्फ शेरू सय्यद आणि सनी दोडके या 2 संशयित इसमांना पथकाने ताब्यात घेतलं। त्यांच्या पथकामार्फत विचारपूस केली असता त्यांनी सदर गुन्ह्यात गेलेले चांदीचे देव, समाया आणि इतर पूजे साहित्य जवळजवळ 10 ते 12 हजार माल त्यांनी मुद्देमाल काढून दिला। त्याच दरम्यान मागील 15 ते 20 दिवसापूर्वी भद्रकाली एरियात घरफोडीचाच गुन्हा दाखल झाला होता। त्यात सुद्धा काही रक्कम आणि सोन्याची एक चेन गेली ती चेन सुद्धा याच आरोपींकडून पोलिसांनी हस्तगत केलेली आहे। वहीं मुंबई के फंसवाड़ी इलाके में रहने वाली एक महिला पर एसिड फेंका गया, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। शख्स की पहचान महेश पुजारी के रूप में हुई है। 13 जनवरी सुबह 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है। बता दें कि आरोपी पीड़िता के साथ लिव इन में रह रहा था। पीड़िता की शिकायत के बाद फिलहाल आरोपी को पुलिस ने आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। 13 जनवरी को सुबह मुख्य नियंत्रण कक्ष से हमें कॉल मिला था कि फणसवाड़ी एरिया में एक महिला के ऊपर अटैक हुआ है। हमारे बीट मार्शल और निर्भया पथक की जो मोबाइल वैन है वहाँ पर पहुँची
तो एक महिला पर एसिड अटैक हुआ था। इमीडिएटली उसको भाटिया हॉस्पिटल में हम उपचार के लिए लेके गए और उसका स्टेटमेंट लिया है तो वो बोल रही है महेश पुजारी जो है आरोपी, वो उसके साथ में 25 साल से रह रहा है और वो शराब पीता है और शराब पीने की वजह से उसको पैसे चाहिए तो उसके पास वो मांगता था और हर बार उसको पैसा दे दे के वो थक गई थी और उसी वजह से उनमें झगड़े हो रहे थे। तो और उसने उसको बोला था घर पे मत आओ, तो उसका गुस्सा ध्यान में रख के आरोपी ने उसके ऊपर एसिड अटैक किया हुआ है। 13 जनवरी को वहीं संभाजीनगर के वालाज इलाके में पीएनजी योजना के तहत 218 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन में गैस रिसाव हो गया। वहीं गैस रिसाव की वजह से वालाज क्षेत्र के गरीब नागरिकों के घरों की दीवारें और फर्श बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस नुकसान के लिए ठेकेदार की लापरवाही जिम्मेदार है, लेकिन संबंधित ठेकेदार स्थानीय निवासियों को मुआवजा देने में आनाकानी कर रहा है। जैसे ही क्षतिग्रस्त निवासियों ने विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के समक्ष अपनी शिकायत की। अंबादास दानवे ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और एक पल की देरी किए बिना घटना का निरीक्षण किया। वहीं संबंधित ठेकेदारों को तुरंत बुलाकर हर्जाना भरने का आदेश दिया गया, जिस पर ठेकेदार 80% हर्जाना देने को तैयार हो गए। नेशनल हाईवे 44 पर स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र का दौरा करने पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि उन्होंने इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के सब्जी उत्कृष्टता के केंद्र का छोटा सा नमूना ही देखा है और देखकर खुशी हुई कि नई नई तकनीकों के साथ कम पानी खर्च करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से किसानों का ज्ञान बढ़ा और वे संरक्षित खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि किसान आज अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां पैदा कर पा रहे हैं। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। पानी की बचत के लिए अच्छी तकनीकी का इस्तेमाल केंद्र में किया जा रहा है और ये जितना अधिक किसानों तक पहुंचेगा उतना पानी बचेगा, जिसका फायदा किसान, समाज और प्रकृति को मिलेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 11 उत्कृष्टता केंद्र खोले गए हैं। सब्जी विशेषज्ञ जिस मेहनत से कार्य कर रहे हैं, किसानों तक तकनीकों को पहुंचा रहे हैं, उसका अभिनंदन है। पर्पल भी लेके आए और व्हाइट सर पे ले आते जो अनाज साहब आप निकले थे ना, ये सोलर करके इसमें मिट्टी सिर्फ बाकी दूसरा मटेरियल होता है। नमस्कार सर। वहीं मुंबई में कोरोना के 2 साल बाद पहला त्योहार मकर संक्रांति शुरू हो गया है। इस त्योहार को पतंग उत्सव भी कहा जाता है और इसे धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं मुंबई में जगह जगह पर लोग रंग बिरंगे पतंग उड़ाते हुए नजर आए। ऐसे में मुंबई पुलिस ने मकर संक्रांति से पहले नायलॉन मांझा बेचने पर रोक लगा दी थी। 40 सालों तक पतंग की दुकान चलाने वाले राजेंद्र ने कहा कि कोरोना के 2 साल बाद फिर से पतंग उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह है। ऐसे में व्यापार बढ़ सकता है, लेकिन जिस तरीके से 10 से 15 साल पहले मकर संक्रांति त्योहार में मुंबईकर पतंग उत्सव मनाते थे, ऐसा अब नजर नहीं आ रहा। आज के समय में सिर्फ मकर संक्रांति में 1 या 2 दिन पहले ही पतंग उत्सव मनाते हैं। वहीं राजेंद्र ने कहा कि हमने चाइनीज मांझा और नायलॉन मांझे का बिक्री नहीं किया, क्योंकि ये मांझे जानलेवा होते हैं। हम लोगों का ख्याल रखते हुए मुंबई पुलिस के आदेशों के अनुसार बिक्री कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस 14 जनवरी से 10 फरवरी तक पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन के मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगाए हुए है, क्योंकि ये पक्षियों, पशुओं और इंसानों के लिए खतरनाक है। हमारी तो यही राय है कि ये फेस्टिवल कभी भूलिए मत, बच्चे फेस्टिवल भूलते चले जा रहे हैं, बस इतना ही राय हमारी है। पहले बच्चे ज्यादा पतंग उड़ाते थे, अभी कम? अभी तो बहुत ही कम, बच्चे सब मोबाइल में चले गए हैं। अब
बहुत बोले तो बहुत कम। जैसे खाली ये पहले हमारा 4-4, 5-5 महीना बिजनेस चलता था, अभी ये खाली 1-2 दिन का फेस्टिवल रह गया है। बस गिन चुन के 1-2 दिन ही पतंग उड़ाते बच्चे बस। अच्छा, पहले ज्यादा बिजनेस चलता पहला तो हमारा जब चलता था तो पहले 6-6, 5-5 महीना देखने की फुर्सत ही नहीं थी। अभी तो 1-2 दिन बस पतंग उड़ाए बस हो गया, फिर उतना ही काम। किस उम्र के बच्चे ज्यादा पतंग उड़ाते हैं यहाँ पे? अभी जब स्कूली बच्चे बहुत आते हैं, अच्छा, और जो पुराने बच्चे जो बड़े हो गए हैं वो तो खाली साल में 1-2 बार ही दिखाई देते। बस बचपना अपने याद करने के लिए फिर यहाँ पे चले आते। बस हम बचपन में आपके यहाँ इतनी पतंगे लिए उतनी लिए बता। डोंबिवली MIDC आवासीय खंड में 110 बड़े पेड़ों को सड़क कंक्रीटिंग के कारण काटना होगा, ऐसा प्रस्ताव कल्याण डोंबिवली नगर निगम प्रशासन के पास से आया है। इसी बीच स्थानीय निवासी इन पेड़ों को नहीं काटने की मांग कर रहे हैं और पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं। डोंबिवली MIDC आवासीय खंड में 110 बड़े पेड़ों को सड़क कंक्रीटिंग के कारण काटना होगा, ऐसा प्रस्ताव कल्याण डोंबिवली नगर पालिका प्रशासन के पास से आया है। इसी बीच स्थानीय निवासी इन पेड़ों को नहीं काटने की मांग कर रहे हैं और पेड़ों को काटे जाने का विरोध भी कर रहे हैं। मिलापनगर निवासी विभागात आमच्या इथे 110 झाडं तोडणार असं आज आम्हाला कळलं आणि आमचं धाबदण आणलं। आम्ही लहानपणापासून झाडं लावा, झाडं वाचवा आणि झाडं वाढवा, तर या सगळ्या 3 स्लोगन्स ऐकता ऐकता आम्ही मोठे झालो आणि आज मात्र इथे एका फटक्यात आम्हाला 110 झाडं तोडा म्हणून सांगण्यात आलेलं आहे आणि तोडणार आहेत का? तर फक्त आमचे इथे रस्ते कॉन्क्रिटीकरण करणार आहेत की जी आम्हाला अत्यावश्यक गोष्ट आहेच, परंतु आगीतून फोफाट्यात ही जी म्हण म्हटली जाते त्याप्रमाणे आमच्या डोंबिवली MIDC विभागात सध्या कॉन्क्रीटीकरण रस्त्यांचं काम चालू आहे आणि ते काम हरकत नाही आम्हाला करायला, कारण ते रस्ते झालीच पाहिजेत। पण रस्ते करताना जे MMRDने ते काम हाती घेतलेलं आहे आणि NA कन्स्ट्रक्शन म्हणून कंपनीला त्या एक ठेकेदार काम दिलं आहे। त्यांनी असा सर्वे केला आहे की रस्ते बनवताना 110 झाडं तोडावी लागतील, म्हणजे ठराविक रस्ते बनवणार ते निवासी विभागातले आणि त्याच्या 110 झाडं म्हणजे भरपूर। आता डोंबिवली MIDC मध्ये फार पूर्वीपासून प्रदूषण इतकं आहे की आम्हाला त्याला इतका त्रास होतोय आणि त्यामुळे त्या प्रदूषणाच्या इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।